देश की राजनीति में कुछ ही ऐसे प्रोफेसर हैं जो सच में प्रोफेसर हैं। उनमें एक बड़ा नाम प्रोफेसर गौरव वल्लभ का आता है। राजस्थान से गहरा जुड़ाव रहा, राजस्थान में सियासत का केंद्र भी रहे, चुनाव भी लड़े, जनता के बीच में भी गए और अब चर्चा में है भाजपा में आने की वजह से। कुछ सवाल करेंगे, आज खास मेहमान के तौर पर राजस्थान चौक के साथ है। स्वागत है सर आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम। पहला सवाल थोड़ा ऐसा ही ले लेते हैं। पूरे देश में चर्चा है कि मोदी जी विपक्ष की आवाज बंद करा रहे हैं और आप तो मजबूत आवाज थे, आप ही को ले आए। देखिए, मेरे आने के क्या कारण है वो मैंने एक विस्तृत चिट्ठी लिखी थी, आपने अंकित जी जरूर पढ़ी होगी। पढ़ा, उसमें एक आपने शौक भी लिखा था जो बीजेपी में एंट्री के तौर पे भी माना गया, वो सवाल आने वाला था, जिक्र भी था देखिए, जिसमें धर्म की बात थी। देखिए, मेरे जीवन में आज नहीं, आज से 10 साल पहले भी और जब से जन्म हुआ, जब से लेकर आज तक और आगे भी 3 चीजें अनकॉम्प्रोमाइजेबल, अननेगोशिएबल, अनडिस्प्यूटेबल है। पहली बात कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता तो उसे ना तो नौकरी, ना व्यापार, ना राजनीति करने का कोई हक है, पहला। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति का, और ये मेरे लिए नहीं, प्रत्येक देशवासी का ये कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा के लिए अगर मौन व्रत धारण कर ले तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला और जुल्म देखने वाला दोषी होता है। और तीसरा कि जो इकोनॉमिक समानता और सेकुलरिज्म पे खामोश रहे। तो मैंने अपनी चिट्ठी में भी 3 बातें लिखी कि भाई, मैं सनातन विरोध के नारे नहीं लगा सकता, मेरे में इतना साहस और मेरी शिक्षा में उतनी ताकत नहीं है जी, और ना मैं सनातन विरोध पे चुप रह सकता हूँ। लेकिन तस्वीरों तो राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की भी बात करें तो महादेव के सामने की आ रही है, कभी मंदिरों में आ रही है, सनातन विरोधी कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सितंबर से लेकर अब तक कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अलायंस के नेता सनातन के लिए गाली बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उसका अपमान करते हैं। क्या कांग्रेस ने कभी भी दिल्ली में बैठ के इसका विरोध किया? मैं रोज बोलता हूं उनको जी कि साहब, वहां पे जो गाली दी जा रही है इसका भर्त्सना कीजिए, इसका विरोध कीजिए। वो कहते देखेंगे। तो मैं नहीं देख सकता साहब। दूसरी पार्टी देख ली। मैं बताता हूं उसका भी कारण। दूसरी बात, जब से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, मैंने उनको कहा, आपको मन आहत हुआ? मैंने उनको कहा, आहत तो हुआ, मैंने अपनी भावना भी अवगत कराई सभी शीर्ष नेताओं को। 22 तारीख का मुझे ट्वीट भी ध्यान आ रहा, आपने वंदे मातरम जय श्री राम लिखा था। उसके आज भी लिखा हूं, मैंने पूरी अपनी चुनावी सभाओं में बोला वंदे मातरम जय श्री राम जी। मैंने कहा कि जब तक आप भगवान राम के मंदिर के दर्शन नहीं करोगे, मैं आपके लिए टीवी में नहीं बैठूंगा। मैं पिछले 4 महीने में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की है मैंने। तो राम से दूरी क्यों है? कहते हैं राजीव गांधी ने तो ताले खुलवाए। ये मुझे नहीं पता, उसका कारण मैं आपको अपने दूसरे वक्तव्य में दूंगा। और तीसरी बात, सुबह से शाम टीवी पर बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को भाई मैं गाली नहीं बोल सकता। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई कि वो मोदी जी का विरोध करते करते अपनी स्वयं की बनाई हुई नीतियों का विरोध करती है। भाई, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के काल में हुआ जी। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उस समय। आज कांग्रेस पार्टी हर वेल्थ क्रिएटर को, आपने भी उपलब्धि के तौर पर गिनाया। मैं हमेशा कहता हूं, वित्त मंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार में ये ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हुई, निजीकरण हुआ। आप अडानी को गाली देते हो जबकि सेबी ने उसको क्लीन चिट दे दी। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अडानी के खिलाफ, पर सेबी के क्लीन चिट के बाद मैंने बंद किया और उनको भी कहा भाई अब तो रुकना तो पड़ेगा ना कहीं पे। अब स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कह रहा है कि कुछ भी नहीं है तो कहीं तो थमोगे ना जी। अंबानी को गाली दो, एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने खरीदा, उसको गाली देना चालू कर दिया। एक बिजनेस समूह के सीईओ ने सरकार की तारीफ कर दी, उसको गाली। हर वेल्थ, ये जो स्टार्टअप्स इतने चलते हैं देश में, यूनिकॉर्न बने हुए हैं सैकड़ों स्टार्टअप, क्या वो सब गाली खाने के लायक है? क्या हर व्यक्ति जो वेल्थ क्रिएट करता है देश में, क्या वो गाली खाने के लायक है? तो ये 3 मुद्दे
अनडिस्प्यूटेबल, अनकॉम्प्रोमाइजेबल, अनपार्डनेबल है मेरे लिए, जी। अक्षम्य है। मतलब राजनीतिक कोई सोच ऐसी रही हो जिसने कि आपको बदल दिया हो, इसके अलावा नहीं, मैं कोई आकांक्षा सर, सर मैं नहीं, लगे गौरव वल्लभ कांग्रेस से जीत नहीं रहे हैं, अब बीजेपी से अंकित जी मैं नहीं बदला, कांग्रेस पार्टी बदल रही है। जी। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है, पर कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती। वो कहते हैं वो तो, गठबंधन में साथ अब हो। मैं कह रहा हूं, वो कह रही है वो सबसे ईमानदार है। मैं तो 5 साल पहले भी वही बोल रहा था कि वंदे मातरम जय सिया राम, आज भी बोल रहा हूं वंदे मातरम जय श्री राम। मेरे मन में, मेरे बोलचाल में कोई चेंज नहीं आया। पर कांग्रेस पार्टी जो लोग चला रहे हैं, मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आगे की सुधी ले, मैं कह रहा हूं कि जिनके साथ काम किया उनके अब वक्तव्यों में बताऊं तो गलत है, ये एथिक्स नहीं है। पर जो लोग कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, उन लोगों ने क्लास के मॉनिटर का चुनाव तक नहीं लड़ा अपने जीवन में। वो बड़ी दिक्कत है। वो पार्टी चला रहे हैं, क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा जी। उनको पता ही नहीं कि जन भावना क्या है, जनता की आकांक्षा क्या है, युवा भारत क्या देख रहा है, महिलाओं के क्या इश्यूज है, उनको पता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी में लोग जितना नरेंद्र मोदी जी के लिए माता जी की गाली बोले, पिता की गाली बोले, कांग्रेस पार्टी उनको प्रमोट कर रही है। मैंने चेताया कि पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म हो सकता है, व्यक्ति का क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। नीतियों की आलोचना हो सकती है, और वो आलोचना भी जब तक सकारात्मक आलोचना नहीं हो, देश के लोग उसको नहीं विश्वास करेंगे। सकारात्मक आलोचना का अर्थ है आप मेरे को बोलो गौरव जी आप खराब हो, इसका कोई अर्थ नहीं। पर आप अगर ये बोलो गौरव जी आप खराब हो इन कारणों से, और आपको ये चीजें चेंज करनी चाहिए, तो आपकी आप जो वक्तव्य दे रहे हो उस पे देश को विश्वास होगा। इसमें एक सवाल भी बीच में आया है, मेरे एक दर्शक ने भी कहा कि गौरव वल्लभ जी से मिले। 2 सवाल हैं एक्चुअल में। एक सवाल तो ये था कि कांग्रेस अब तक प्रधानमंत्री जी को चाय वाला समझ रही है, जो सबसे बड़ी भूल है। कांग्रेस कुछ समझ ही नहीं रही। कांग्रेस का जो टाइम टेबल है वो मैं बताता हूं आपको। ब्रेकफास्ट में ये डिसाइड करो कि आज नरेंद्र मोदी जी को कौन सी गाली बोलनी है। लंच में ये डिसाइड करो कि अडानी और अंबानी को कौन सी गाली बोलनी है। और डिनर में जो काम करते हैं वो मैं आपके दर्शकों को बता नहीं सकता, मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊंगा। दर्शक भी समझदार हमारे राजस्थान चौक के हैं, ज्यादातर राजस्थानी प्रवासी हैं, बस तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक सवाल और आया, वो थोड़ा सा एक तरह से समझ सकते हैं। बोला अगर बीजेपी में गौरव वल्लभ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ अगर आए हैं तो सबसे बड़ी राहत संबित पात्रा को। बोला पूछना क्या ये सही है? मेरे से ये सवाल एक आपके साथी ने और पूछा। जी जी। मैंने वहां पे भी यही कहा कि आई विश, मैं कामना करता हूं कि वो इस बार अपना लोकसभा का चुनाव भारी मतों से जीते, ये मेरी कामना। और उनको अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके क्षेत्र में जाके उनके लिए वोट की अपील भी करके आऊंगा। जी जी। तो ये राहत की और वो नहीं, डिबेट्स होती रहती है, डिबेट्स कई हुई है, कई इश्यूज पे डिबेट हुई। रील और रियल लाइफ में अंतर है थोड़ा, अब शुभकामनाओं का दौर है। ठीक। रील और रियल में पहले भी शुभकामना थी। जी जी। पहले भी शुभकामना थी, लेकिन असर मैंने टेंशन में आते थे जब आप आंकड़े गिनाते थे, कुछ चीजें पूछते, आप ठहरे प्रोफेसर और उनके बारे में तो बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना, 1-2 लाइन में उत्तर दे देता हूँ। संबित नोज मेनी थिंग्स बट ही डजंट नो मेनी अदर थिंग्स आल्सो, बट दैट्स ट्रू। उनको कई चीजों का ज्ञान है, पर उनको, और ये मेरे लिए और आपके लिए भी अंकित जी ये स्टेटमेंट ट्रू है। जी जी। आप मेरे को अभी बोलो कि एनाटॉमी की डेफिनेशन दो, अब भाई मैं कहां से एनाटॉमी बताऊं? जी। आपको सर ये कौन सा वृक्ष है बताओ, आप बॉटनी का बॉटनिकल नाम बताओ। अरे मैंने बॉटनी नहीं पढ़ी, शायद वो बता सकते हैं, वो डॉक्टरी पढ़ के आए हैं। जी जी। पर मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है तो शायद मैं अर्थशास्त्र में एक बेटर हो सकता हूं। तो एवरीबडी हैड knowledge in a particular area and each person is not having knowledge in other area। जैसे आप राजस्थान चौक है, राजस्थान चौक को अगर मैं पूछूं कि तमिलनाडु के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, शायद आपको नहीं पता हो। बिल्कुल। पर राजस्थान की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके टिप्स पर है। डेफिनेटली। तो ये एक एवरीबडी नोज मेनी थिंग्स एंड एवरीबडी नोज मेनी अदर थिंग्स। जी जी।
एक और महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि आप पीएम मोदी की विचारधारा से प्रभावित होकर आए या भाजपा की, हालांकि दोनों एक जैसे ही लगते हैं। नहीं, इसमें मैं एक विचारधारा जो मेरे दिल में सबसे ज्यादा, और आज से नहीं जी 1 साल से मैं उस विचारधारा के पक्ष में टीवी पे भी बोल चुका था एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, जी 2047 डेवलप्ड नेशन। अरे एक व्यक्ति ने एक ड्रीम तो देखा है। डेवलप्ड नेशन बनने का अर्थ क्या है आप सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने डेवलप्ड नेशन में रहा हुआ हूं। जी क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, एक व्यक्ति वो सोच रहा है देश के लिए। मैं उस विचारधारा के से प्रभावित हूं जी और उस विचारधारा का मैंने कांग्रेस में बोला कि इसका समर्थन करो, जी। सदन में खड़े होके समर्थन करो और ये बोलो कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि विकसित भारत बनेगा तो अंकित और गौरव के लिए नहीं बनेगा, वो सारे देशवासियों के लिए बनेगा। 140 करोड़ उसके दायरे तो में। मैं जो सबसे ज्यादा अगर आप मुझसे पूछें तो एक विजन है जी। प्राइम मिनिस्टर के पास, आगे की देखने की क्षमता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। जी। एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि गौरव वल्लभ आए हैं, आपने जिक्र भी किया, हालांकि राजनीति में जब भी कोई आता है तो कहता है मेरी कोई कामना नहीं, मैं एज ए कार्यकर्ता काम करूंगा, लेकिन बीजेपी सेंट्रल की बहुत आवश्यकता है इस वक्त वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से किसी कुशल व्यक्ति की। आप प्रोफेसर भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, तो इसका अर्थ किस हिसाब से निकाला जाए कि गौरव वल्लभ आने के बाद क्या बीजेपी की जो आर्थिक तौर पर नीतियां हैं, भारत एट 2047, उसको देखते हुए आपका उपयोग क्या लेने की संभावनाएं हैं? और अब ये हाइपोथेटिकली जो फ्यूचर की बातें मैं आज कैसे बता सकूं, पर एक बात की गारंटी लेता हूं, जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गारंटी ले रहे हैं, मैं भी एक गारंटी ले रहा हूं कि 2047 के विकसित भारत की संकल्पना में मैं अपना गिलहरी वाला योगदान तो जरूर दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। यानी सबसे मजबूत योगदान देने जा रहे हैं। अंतिम सवाल ले लेते हैं, और अंतिम सवाल तो यही बनता है मेरे हिसाब से कि जब जरूरत थी पार्टी को, गौरव वल्लभ किनारे हो गए। अरे जरूरत, मैं तो 42 सांसदों वाली पार्टी को भी ज्वाइन करके उसके लिए लड़ता रहा, पर वो सनातन के विरोध के नारे मेरे से लगवाना चाहे, भाई मेरे से नहीं होगा। अडानी को गालियां बुलवाओ, मेरे से नहीं होगा। मोदी जी के लिए भद्दी बातें बोलो, मेरे से नहीं हुआ, ना हुआ, ना होगा, ना आगे कभी बोलूंगा। मैं व्यक्तियों की आलोचना नहीं कर सकता। आपसे 20 मिनट से मैंने बात कर रहा हूं, मैंने कांग्रेस के किसी व्यक्ति की आलोचना की क्या? आपसे पूछ रहा हूं। मैं नीतियों की आलोचना कर सकता हूं, मैं व्यक्तियों में, क्योंकि व्यक्तियों की आलोचना करना मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो मैं कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। कांग्रेस चाहती थी कि मैं राम मंदिर में नहीं जाने के जो निर्णय है उसके लिए तालियां पीटूं, मैं नहीं पीट सकता साहब। मेरे माता पिता ने और मेरे शिक्षकों ने मुझे वैसे संस्कार दिए नहीं। कांग्रेस चाहती थी कि मैं सनातन विरोध का झंडा लेके घूमूं। मेरे माता पिता, मेरे को भी तो घर जाना है, मेरे माता पिता और मेरे शिक्षकों से भी मिलना है। वो क्या बोलेंगे, हमने तुझे क्या सिखाया था? उन्होंने तो नहीं सिखाया था मुझे। तो मैं मेरी शिक्षा को शर्मिंदगी नहीं दे सकता, इसलिए मैंने अपना रास्ता और उनको कहा कि भाई आप इस रास्ते पे चलो, देव सनातन को गालियां, देव प्रभु श्री राम के लिए बोलो अपशब्द, ये आपका रास्ता है। देश और प्रोफेसर गौरव वल्लभ वो सहन नहीं करेगा। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं उदयपुर था और एक बड़ी इंटरनल बात बता रहा हूं आपको, कार्यकर्ता का नाम नहीं बताऊंगा। तो मेरे एक कार्यकर्ता का फोन आया कि भैया मैं आज घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे को इतनी शर्मिंदगी हो रही है अपने आप से कि मैं निकल नहीं पा रहा। मैंने कहा तू ऐसा कर, तू भी आ और साथ में 20-25 जो भी ऐसे हैं उनको लेके आ। तो 100-150 लोग आए जी। और मैंने कहा अपन पापों का प्रायश्चित करेंगे, 24 घंटे का अखंड रामायण के पाठ का आयोजन कराया। मैं स्वयं बैठा उधर, मैंने कहा उनके पापों का प्रायश्चित करते हैं और शर्मिंदगी मत। उसी दिन मैंने सोच लिया था, मैं आपको सही बात और ये पहली बार ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं 3 महीने का समय दूंगा इनको। ये नहीं गए तो मैं इनको नमस्ते करके निकल जाऊंगा बिना किसी दुर्भावना के। जी।
ठीक है, नई पारी के लिए शुभकामनाएं राजस्थान चौक की ओर से। तो ये थे प्रोफेसर गौरव वल्लभ, बेहद सरल, सहज और सुलझे हुए इंसान है, सीधी और खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान चौक का इंटरव्यू कैसा लगा आप भी बताइएगा। फिलहाल के लिए आपसे लेते हैं विदा, लेकिन फिर मिलेंगे किसी और अहम खास शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।